अक्सर जो साइकोलॉजिकल है अमंग्स द स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले किया जाता है, अंडरमाइन किया जाता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा अंडररेट की जाती है अमंग द एस्पिरेंट्स एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। जस्ट बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, प्लीज डू नॉट मेक अप थिंग्स। ये जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है, इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द फाइनल वाइवा। अगर ये इनसिग्निफिकेंट होता तो व्हाई वुड द गवर्नमेंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इट टू हायर साइकोलॉजिस्ट? जीके, उर्दू, ये सब चीज़ें किस तरह मैनेज किया कंपलसरी को, स्ट्रेटजी क्या थी? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। नो योर लिमिटेशंस। एक सर्टन बैलेंस स्ट्राइक करना है आपने बिटवीन नोइंग एंड नॉट नोइंग। हर एक सब्जेक्ट का एक जो बेसिक गाइड रखी हुई थी, वर्ल्ड टाइम का मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो ये ब्रॉड रिसोर्सेज थे और उन ब्रॉड रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए हर एक टॉपिक के लिए मुख्तलिफ जगह से डाटा इकट्ठा करके एक जगह पे कंपाइल करता गया। इन ओवरऑल द कंपलसरी सब्जेक्ट्स, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चन की नेचर को समझ के उसके मुताबिक आंसर लिखने के लायक हो जाए। सबसे मेन चीज़ है जीके के अंदर डिसिप्लिन। अगर आप जीके 2 दिन कर रहे हो और फिर छोड़ दिया, फिर 1 दिन खोल लिया, फिर इस तरह, मेरे ख्याल से जीके फॉर माई केस इट वॉज नॉट गोइंग टू बी द केस। कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया था? लोगों से ओवरऑल 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मेरे से थर्ड पैनलिस्ट ने 14 क्वेश्चन पूछे थे। यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ फॉर द पॉइंट कि इट इज़ नॉट ओवर येट। You have to fight and you have to struggle for till the last second. इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, मेरे भी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे। मेनली वो आपकी प्रेशर हैंडलिंग चेक कर रहे होते हैं कि आप स्ट्रेस को कितना ज़्यादा हैंडल करते हैं। आपने जो मेन काम करना वो प्रेशर हैंडलिंग है, और जो नॉलेज है उसका टेस्ट नहीं है आपका। आपने जो प्रेशर हैंडलिंग करनी है इसीलिए डिसाइड करना है। और मैंने थ्रू आउट मेरा 30 मिनट का तकरीबन गया था इंटरव्यू, और थ्रू आउट द इंटरव्यू मैंने अपना पोस्चर, अपना काम मेनटेन रखा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड जिसके अंदर हमारे पास PMS क्वालिफायर्स मौजूद हैं। अभी रिसेंटली PMS 13 का रिजल्ट आया है एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड फॉर्चुनेट कि हमारे पास 3 बेहतरीन क्वालिफायर्स हैं, बल्कि पोजीशन होल्डर्स हैं। इनसे आज हम बात करेंगे, और इस एपिसोड का या इस सिटिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको शेयर किया जाए, बट उसके साथ साथ आप लोग जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो इस सिलसिले से भी गुजर रहे हैं या गुजरेंगे आगे, या इरादा रखते हैं गुजरने का, वो भी कुछ लर्न कर सकें, क्योंकि जो लोग उससे गुजर चुके होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, तो उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ अपने गेस्ट को। Dr. Mohammad Zishan, he secured the first position in PMS 13. Congratulations. Thank you. Rashid Ali, he secured 4th position in PMS 13. Congratulations once Thank you again. very much. And Mehroz Khalid, he secured 21st position in PMS 13. Congratulations. थैंक यू सर। Thank you so much for taking out time और बात करने के लिए आप लोग आए। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है, हम थोड़ा सा कैंडिड कॉन्वर्जेशन करेंगे, और इंशाल्लाह पर्पज़ ये होगा कि आपकी उस कॉन्वर्जेशन से, आपके एक्सपीरियंस से जो लोग आगे या पेयर होना चाहते हैं, इस जर्नी से गुजरेंगे, वो सीखें। तो पहला क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, फिर 1 by 1 हम इनको करते हैं टेकअप। सबसे पहला क्वेश्चन बताएं कि अक्सर जो साइकोलॉजिकल है, ये देखा गया है अमंग्स द स्टूडेंट्स, आप खुद गुजरे उससे, उसको थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले किया जाता है, अंडरमाइन किया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, एंड देन उसका रिटन एंड वाइवा, बोथ पार्ट्स, उसमें आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या थी, एंड देन हाउ वाज द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ इट। अच्छा उसामा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। आई 100% अग्री विद इट कि अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल असेसमेंट की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा अंडररेट की जाती है अमंग द एस्पिरेंट्स एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, विच इज़ नॉट द केस। जहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कि इसकी तैयारी मैंने कैसे की, तो आई डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। उसके रिटन पार्ट की मैंने अलहदा से तैयारी की थी, बिकॉज इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले रिटन असेसमेंट होती है आपकी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ। एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये चीज़ कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट्स सिग्निफिकेंस। देखें, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है जो कि आपके एग्जाम प्रोसेस का हिस्सा है। सो डेफिनेटली इट हैज़ अ पर्टिकुलर पर्पज़, दैट इज़ वाई इट इज़ हेयर। आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसका एक ख़ास मकसद होता है। सी इट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव। वो आपकी प्रेशर हैंडलिंग देख रहे होते हैं,
बात आपसे वो वही कर रहे होंगे जो आपका फाइनल पैनलिस्ट इंटरव्यू कर रहा होगा, लेकिन वो इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होंगे. हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ मच योर पर्सनैलिटी इज़ मेच्योर इनफ. तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं. और पर्टिकुलरली आपने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, इसमें एक चीज़ मैं एस्पिरेंट्स को कहूँगा, बी नेचुरल, बी योर सेल्फ, डू नॉट फेक थिंग्स प्लीज़. आप जो हैं वही रहें. जब आप ज़्यादा फेक करने की कोशिश करते हैं, देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. एक अच्छा कैंडिडेट वो होता है जिसको अपनी लिमिटेशंस का पता हो, और आप बस अपना नेचुरल रहें. मुझसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रिल किया था इस बारे में, पर्टिकुलरली सिंस आई कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड. तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्रिल किया था कि आप क्यों फील्ड छोड़ना चाह रहे हैं और इस तरफ क्यों आना चाह रहे हैं. बल्कि इतना ज़्यादा चेयरमैन साहब ने मुझे ग्रिल नहीं किया था इस बात पे, जितना ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने मुझे इस बात पे ग्रिल किया था कि वाई सिविल सर्विस. और तो ये है फॉर द एस्पिरेंट्स, जस्ट बी योर सेल्फ, बी नेचुरल एंड ऑल गुड. प्लीज़ डू नॉट मेक अप थिंग्स. वाई सिविल सर्विस आई वुड वांट टू आस्क, क्या जवाब दिया आपने? ये क्वेश्चन काफ़ी रेकरेंट होता है, तो आपने क्या इसका ऑर्गेनिक आंसर क्या दिया था? It's a multifactorial thing. There were multiple factors for it. However, there are lessons to be learned from it. I for one believe. आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं. देखें, it is a doable exam. It always seems impossible until it's done. If I coming from a particular background, from the background of medicine and surgery can do it, and that too by the grace of Almighty in my first attempt, anybody can do it. Just have faith in yourself. मेरे साथ ये था कि मैंने एक साइंटिफिक बैकग्राउंड का था मेरा ऑब्वियसली बैकग्राउंड, तो मुझे पहले चीज़ों को अनलर्न करना पड़ा था और फिर रीलर्न करना पड़ा था. तो अगर उन तमाम चीज़ों को किया जा सकता है तो तमाम कैंडिडेट्स दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल्स. आई फॉर वन बिलीव लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा अरसा लगाया होता है और बस ये है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं. इफ़ आई कैन डू इट कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, लिटरली एनीबडी कैन डू इट. जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ. दैट्स अ वेरी गुड मैसेज. बिल्कुल. राशिद, आपसे भी सेम क्वेश्चन है. जी, जहाँ तक पीएमएस साइकोलॉजिकल इंटरव्यू का ताल्लुक है, अगर आप साइकोलॉजी रिटन के वाइवा के अगर नंबर देखें तो टोटल 200 मार्क्स हैं और रिटन के 1200 मार्क्स. तो वाइवा के अंदर कुछ जो आपका पैनलिस्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है. तो एक तो आपके रिटन मार्क्स के बाद जो आपका साइकोलॉजिकल है वो आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल है वो बना देता है. अब जो आपका पैनलिस्ट है उसने रिटन के साथ साथ जिस दूसरी चीज़ को कंसिडर करना है आपकी जो एलोकेशन को देखने के लिए, वो आपकी जो साइकोलॉजिस्ट पैनल ने जो आपकी वो प्रोफाइल बनाई है उसी को देख के फिर आपकी वो उसके चेहरे पे उसकी आंखों के आगे आपका एक प्रोफाइल बना होता है. उसी से फिर उसने आपको क्वेश्चंस करने हैं पूरे वाइवा के अंदर, आपको कौन कौन से सवालात पूछने हैं और आपने जो जो वीक पॉइंट्स दिए हैं फिर बाद में वो आपको उसी वाइवा के अंदर बार बार पूछेगा. तो ये जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द फाइनल वाइवा. और मुझे लगता है कि अगर आपने एलोकेशन लेनी है, अब देखें रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा पास करते हैं और जब तक पीएमएस में एलोकेशन ना हो, पीएमएस की टोटल थोड़ी सी सीटें होती हैं, 24, 25, 30 के करीब सीटें होती हैं और रिटर्न के बाद एलोकेशन लेना एक मुश्किल काम है इसमें पीएमएस के अंदर. तो एलोकेशन के लिए आपको साइकोलॉजिकल को भी उतना ही वेटेज देना पड़ेगा. ठीक है. आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजी थी इसकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की? जी, मेरा एक पहले भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है. मैंने CSS 2021 भी क्वालिफाई किया था और वर्ल्ड टाइम्स से मैंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी. तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इसमें भी. मैंने कुछ इसको जो रिटन पार्ट था इसकी अलग प्रिपरेशन की थी, कुछ अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ का जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी ओपिनियंस का इस्तेमाल करते हुए, और कुछ मैं मिरर प्रैक्टिस किया करता था. चूँकि मुझे इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश की फ्रिक्वेंसी में बड़े इशूज़ थे तो मैं मिरर प्रैक्टिस किया करता था. और यहाँ पे जो हमारे सर नदीम बलोच साहब थे, हमारे सिंडिकेट बने हुए थे और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुआ करती थी. तो जिसकी वजह से वो मेरा जो इंग्लिश की फ्रिक्वेंसी का इशू था वो अच्छे तरीके से हल हो गया. तो वो जो एक्सटेम्पोर स्पीच होती है और वो दूसरे जो टास्क है उन सब में मुझे बड़ी मदद मिली. तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर मैं कर गया. और फाइनल वो असल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा. हालांकि उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया. ठीक है. CSS 2021 की वजह से भी कि मैंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यूरिंग द CTP. तो ज़ाहिर है वो आपसे सवाल पूछते हैं क्यों रिज़ाइन किया था, आप पावर हंगरी हैं या पर्टिकुलर ग्रुप में आप जाना चाहते हैं. तो उसको जो हैंडलिंग थी प्रेशर की
और वो जो सवालात थे जो आपको ग्रिल करने के लिए पूछते हैं और आपके वीक पॉइंट्स निकालने के लिए पूछते हैं और आपके मुंह से निकालना चाहते हैं कि जी आप पावर हंग्री हैं या इस तरह का जो जो चीज़ें उनको चाहिए, तो उनको हैंडल करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते रहे इन सवालात की, क्योंकि मुझे पहले अंदाज़ा था कि ये सवालात पूछे जाएंगे। राइट। तो फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ उनके बारे में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल किया। 4th पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। महरोज़, आपका क्या ख्याल है? सर मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस पॉइंट को कि अगर उन बीपीएससी ने, एफपीएससी ने एक साइकोलॉजिकल का प्रोसेस रखा है, तो वो क्यों रखा है? अगर ये इनसिग्निफिकेंट होता तो वाई वुड द गवर्नमेंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इट, टू हायर साइकोलॉजिस्ट, टू अरेंज अ होल सिनेरियो हो गया, उसके अंदर बच्चे आए और वो एग्जाम्स दें, तो गवर्नमेंट क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के अंदर जाए? तो सबसे पहले तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इट इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट। अगर आपकी कमीशन जो है वो इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दे रही है और वो इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं और वो इस सारे प्रोसेस को साथ लेके चल रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। तो दैट वाज माय मोटिवेशन बिहाइंड इट, टू टेक इट सीरियसली, कि अगर वो कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी समथिंग। सेकेंडली ये है कि मैंने इसकी प्रिपरेशन कैसे की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो रिटन पार्ट होता है उसको वो इट इज़ अलाइंड विद द ISSB एग्ज़ाम। तो मैंने एकेडमी वर्ल्ड टाइम से ही प्रिपरेशन की थी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन ISSB एग्ज़ाम। तो वो फिर मैं इधर आके एवेल्यूएट करवाता था और जो कुछ मुझे वो गाइडेंस वगैरह देते थे उस हिसाब से मैं उसे प्रॉपर अलाइन कर लेता था। सेकेंडली, फिर जो उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होती है, इंटरव्यू होता है, उसका इधर हमारे ग्रुप्स बने हुए थे ग्रुप डिस्कशन के, और ये वो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तो वो उसका फोबिया ख़त्म हो गया था कि व्हाट दैट माइट बी। मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के अंदर सबसे मेन चीज़ वो ये देख लेते हैं कि इस इंसान के कोलोफेल में तजाद तो नहीं, और दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि क्या ये बंदा इज़ ही एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। मुझे काफ़ी ग्रिल किया गया था इस चीज़ के ऊपर, मुझे एक सिनेरियो दिया गया था और मुझे उस सिनेरियो में फोर्स किया जा रहा था टू साइन ऑन अ फाइल दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ थ्रू माय सुपीरियर्स। तो वो चेक करना चाह रहे थे कि अगर इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो क्या ये गिवन कर देगा या नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द टीचर्स एंड मेंटर्स। तो इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल के अंदर वो कह देता है कि पहली बात कि ये इसके कोलोफेल में तजाद है, ये फेक पर्सन है। दूसरी बात ये कह देता है कि ये जो है इसके पास नॉलेज होगा, क्योंकि हमारे फाइनल इंटरव्यू में नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू मोस्टली होता है। तो वो ये कह देंगे कि इसके पास नॉलेज तो होगा, रिटन का भी है, इंटरव्यू का भी है, लेकिन ये प्रेशर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कह दी है तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा आपके फाइनल पैनल के लिए। तो आई वुड से कि टेक इट सीरियसली, वेरी सीरियसली, और इसे इवैल्यूएट भी करवाएं किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से और किसी अपने मेंटोर से। वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छा, अब सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा चलते हैं, ठीक है। और इसमें मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह तीनों जो कैंडिडेट क्वालिफायर्स हैं, इनकी बैकग्राउंड भी काफ़ी डिफरेंट है, राइट। जो CSS जो PMS के सब्जेक्ट्स होते हैं उससे आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना कोई आपसे इस तैयारी से पहले कोई इतना ताल्लुक़ नहीं रहा। ज़िशान, आपसे शुरू करते हैं। आपकी बैकग्राउंड इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। यूर अ डॉक्टर माशाल्लाह, मेडिसिन, GK, उर्दू, ये सब चीज़ें किस तरह मैनेज किया? कंपल्सरी को स्ट्रेटजी क्या थी ताकि जो लोग आपके बैकग्राउंड से हैं वो सीख सकें, राइट? तो ज़रा बताइए। अच्छा उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, और इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी था। सो मच सो, देखें, अगर एक शख्स ने BS पॉलिटिकल साइंस किया है या कुछ इवन MA भी किया है, तो ही इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ मी। मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था और मुझे उन तमाम चीज़ों को नई सिरे से उनका आगाज़ करना था। एज़ फार एज़ द स्ट्रेटजी इज़ कंसर्न्ड, तो मैंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को डिवाइड कर लिया था। एक चीज़ मैं एस्पायरेंट्स को स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मार्केट में बहुत सी शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं और लोग कहते भी हैं देयर इज़ नो क्विक फिक्स सोल्यूशन। आप स्टैंडर्ड रेफरेंसेस को कंसल्ट करें, आप अच्छी किताबें पढ़ें, और इसमें एक चीज़ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई आलम फाजिल नहीं बन जाना। नो योर लिमिटेशंस, एक सर्टन बैलेंस स्ट्राइक करना है आपने बिटवीन नोइंग एंड नॉट नोइंग, ठीक है। अच्छे रेफरेंसेस कंसल्ट करें और उसमें जितनी, और बाकी ये है कि एज़ फार एज़ GK एंड उर्दू इज़ कंसर्न, उर्दू का एक बहुत ज़्यादा फोबिया होता है। अच्छा, मेरा उर्दू से खासा शगफ है बाय द वे, और तो मुझे इतना ज़्यादा उसके लिए मसला नहीं हुआ था। एज़ फार एज़ GK पार्ट इज़ कंसर्न, तो GK में आप ये कर सकते हैं कि मैंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को डिवाइड कर लिया था इनटू डिफरेंट पोर्शंस। मैथ्स में, साइंस में,
इंग्लिश में, उर्दू में। मैंने अलहदा से एक नोटबुक बनाई थी और उसमें अलहदा से पूरी पार्टीशनिंग की थी इन तमाम सब्जेक्ट्स की कि ये पोर्शंस हैं, इनको मैंने ऐसे लेके चलना है। एंड मज़ीद उसमें मैंने मज़ीद डिवाइड कर दिया था। फॉर एग्जांपल जियोग्राफी में कि माउंटेन्स वाले क्वेश्चंस अलहदा पूछे जा रहे हैं, ओशंस वाले क्वेश्चंस अलहदा पूछे जा रहे हैं। और फिर मैंने पास्ट पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और मैंने इसी तरीके से सिफ्ट आउट कर लिए थे क्वेश्चंस को कि ये इस स्पेसिफिक एरिया से पूछे जा रहे हैं। मज़ीद एक बात मैं एस्पिरेंट्स से लाजमी ये शेयर करना चाहूँगा, आपने तस्वीरों के ज़रिए सीखना है और तस्वीरों के ज़रिए ही रिप्रोड्यूस करना है। ओशंस, स्ट्रेट्स, ये तमाम चीज़ें, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट जीके, मैं उनके मैप्स देखा करता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखा करता था और उसके थ्रू लर्न किया करता था। और जब मैं पेपर में बैठा करता था तो आई यूज़ टू रिप्रोड्यूस देम, पेपर को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए। आई नेवर यूज टू लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं एक विजुअल इलस्ट्रेशन बना सकता था, कोई फ्लो चार्ट बना सकता था, कोई एक स्कीमा बना सकता था। आपने तस्वीरों के, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हमारी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू वर्ड मेमोरी, एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल मेमोरी। तो आपने तस्वीरों के ज़रिए सीखना है। एक तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे याद रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा ये कि आपने वही रिप्रोड्यूस करनी है पेपर में, ताकि एग्जामिनर को जो है वो आपने एड करना है। नेवर एवर लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप डायग्राम बना सकें, जहाँ पे आप स्कीमा बना सकें। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, सिंस यू योरसेल्फ आर एन इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमी में आप इकोनॉमिस्ट टॉक इन पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स। आप अगर वो उस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो एग्जामिनर को फौरी पता चल जाएगा कि ना सिर्फ इसको इकोनॉमिक स्टैट्स का पता है, बल्कि इसको ये भी पता है कि एक इकोनॉमिक डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। जियोग्राफी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने मैप्स लाजमी बनाने हैं। उसामा, आई यूज टू इनकॉर्पोरेट, इट मे साउंड एस्टोनिशिंग टू यू, आई यूज टू इनकॉर्पोरेट मैप्स इवन इन इस्लामियात। पीपल स्ट्रगल के इस्लामियात में कैसे मैप्स बनाए जा सकते हैं। अरेबिया का एक ही मैप है, आप उसको एक दफ़ा याद कर लेंगे, सीख लेंगे कि ये कैसे, आप उसको हर क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जहाँ पे माइग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, हिजरत का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे बेटल्स का, गज़वात का क्वेश्चन आएगा, आप उसको जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जामिनर भी ऐड होगा, और जब एग्जामिनर ऐड होगा तो वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्टेंस स्कोर देगा। और यही वो एक चीज़ है जो आपको स्टैंड आउट करती है बाकी कैंडिडेट से। बाय द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कम्पेटिटिव एग्जाम। लिख सारे रहे होते हैं और लिख सारे ही ठीक रहे होते हैं। जो चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी कैंडिडेट से, दैट इज़ कि आपने विजुअली कैसे डेटा प्रेजेंट किया है। आई थिंक सो दैट इज़ अ रेसिपी टू द सक्सेस। वेरी वेल सेज। और इसके अंदर पॉइंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि आपने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन ली है, राइट। तो ये जो आपने पॉइंट्स बताए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको यूज़ करते हो, यू वर एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। आई फॉर वन बिलीव के दैट इज़ द ओनली रेसिपी बिहाइंड माई सक्सेस। राइट। मैंने इन तमाम चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो किया और द रिजल्ट इज़ बिफोर यू, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद, आपकी क्या थी क्योंकि आपकी भी बैकग्राउंड देखें, आप जूलॉजी जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे उसकी बैकग्राउंड है, वंस अगेन नथिंग जो कि इसके साथ ज़्यादातर ओवरलैप करे। तो आपने क्या स्ट्रेटजी की कंपलसरी को समझने की और उनको प्रिपेयर करने की? जी, जहाँ तक जीके का ताल्लुक है, जिसे सीएसएस के ऐसे के बराबर समझा जाता है बीएमएस के अंदर, तो इसको जैसे ज़िशान साहब ने कहा कि आप चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करें, विजुलाइज करें, अपने ब्रेन में एक मैप बनाएं पूरा। तो मैंने क्या किया था, मैंने पूरे जीके को डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड कर दिया था। जियोग्राफी की फील्ड है, इसकी वाइटामिन्स हैं, साइंस के अंदर मेडिसिन वगैरह और साइंटिस्ट्स और ये सब चीज़ों में अलग-अलग डिवाइड कर दिया था। डिवाइड करने के बाद मैंने एक बेसिक बुक ले ली थी। उस बुक में जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो पढ़ने के साथ साथ हर एक एमसीक्यू के रिलेटेड इंटरनेट के में उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी लिखता गया साथ साथ में। तो इस तरह ये हुआ कि एक बड़ा ब्रॉड सा एक व्यू बन गया माइंड के अंदर हर चीज़ के रिलेटेड। अगर माउंटेन्स का पढ़ रहे हैं तो एक तो आप जीके की बुक्स से याद करते हैं चीज़ें जो पे रटा होती हैं, लेकिन जब आप उनको पढ़ने के बाद इंटरनेट से रिसर्च करते हैं और डीप स्टडी करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ के बारे में एक मैप बन जाता है, जिसको बिल्कुल आप सही कह रहे थे जो डॉक्टर ज़िशान साहब हैं। तो इससे फिर आपको जो पेपर करने में बड़ा एक हेल्प मिलती है। इसके अलावा जब आप दूसरी जो फील्ड्स है जैसे कि इस्लामियात है, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो आपको सीएसएस के और पीएमएस के करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, इस्लामियात की, उर्दू की और जनरल अवेलिटी वगैरह में भी हेल्प मिलती है जब आप जीके तैयार करते हैं। और साथ साथ में आपका जो ऐसे राइटिंग के अंदर जो आपने कोटेशंस लिखनी होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखनी होते हैं, उसमें भी मदद मिलती है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक था, उर्दू चूँकि मेरी जो 10वीं तक स्कूलिंग है वो उर्दू मीडियम थी, तो उर्दू में मुझे ज़्यादा मसला नहीं रहा।
और बाकी सब्जेक्ट्स जो थे वो चूँकि मुझे 2-3 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, और मेरी एक जो स्टडी थी वो काफ़ी ब्रॉड बन चुकी थी इन सब्जेक्ट्स के अंदर। मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक जो बेसिक गाइड रखी हुई थी, उसके अलावा कुछ दूसरी जो ऑथर्स की बुक्स थी वो भी रखी हुई थी। उसके अलावा वर्ल्ड टाइम का मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर्स वगैरह। तो ये ब्रॉड रिसोर्सेज थे, और उन ब्रॉड रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए हर एक टॉपिक के लिए मुख्तलिफ जगह से डाटा इकट्ठा करके एक जगह पे कंपाइल करता गया। तो वो एक मेरा अपना डाटा बन गया था। तो उसको जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आप इस काबिल बन जाते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड सवाल आ जाए, तो आप डिस्कस कर सकते हैं और अपने वे में बयान कर सकते हैं। तो इस तरह ये होता है कि वो जो चीज़ें रटी रटाई चीज़ें हैं, या जो हर एक कैंडिडेट जो है रटी रटाई चीज़ें लिखता है, तो उससे भी कुछ आप बच जाते हैं। स्टैंड आउट कर पाते हैं यहाँ पे। मेहरोज़, आपकी भी बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट इंजीनियरिंग से है, राइट? और ऑप्शंस पे तो बाद में आऊँगा, वो भी इंटरेस्टिंग, आपका काफ़ी चॉइस थी। इन कंपल्सरी के अंदर इस चीज़ ने हेल्प आउट किया, मुश्किल हुई, क्या हुआ? सर मैं कहूँगा कि इसने शुरू में मुझे डिफ़िकल्टी दी, बिकॉज आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज यू हैव मेंशन। तो इंजीनियरिंग के अंदर वी नो दैट 1+1 इज इक्वल टू 2, बट इन सोशल साइंसेज दैट्स नॉट द केस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे राइटिंग प्रैक्टिस कभी नहीं थी। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं लिखा था। आफ्टर एफएससी एक ऐसे एफएससी में लिखा था। प्रेसी का मुझे आइडिया नहीं था, प्रेसी का पूरा जो पेपर था। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जिनके साथ मैं पहली दफ़ा इंटरेक्ट कर रहा था। तो मैंने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ज़िशान भाई ने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अनलर्न। तो आई नीडेड टू अनलर्न सर्टन थिंग्स अबाउट इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू गेट मोर इंडल्ज्ड इनटू द सोशल साइंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस एकेडमी में आया था, आई वाज ब्लैंक। आई वाज रिसेंटली ग्रेजुएटेड और आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट सिविल सर्विस और इसके एग्ज़ाम्स और ये वो। तो मेरे लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन रहा और जो मेरे लिए की पॉइंट रहा, वो रहा इवैल्यूएशन। कि मैंने सबसे पहली प्रेस से लिखी, उसके ऊपर सर ने कांटा मार दिया था कि ये क्या लिखा है हो। तो मेरे ख्याल से इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी इन द बिगिनिंग, बट आई स्टेड परसिस्टेंट। मैं जब गलती करता था तो मैं अगली दफ़ा उसे रेक्टिफाई करता था और उसे एलिमिनेट करके दोबारा से जाता था। और जब पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो ऐसे का पेपर, प्रेसी का पेपर, दे वर वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो उर्दू के अंदर मैंने को बहुत ज़्यादा खास एफर्ट पुट नहीं की, इस सेंस में कि मैंने मैट्रिक एफएससी की जो उर्दू की पुरानी बुक्स पढ़ी थी, उनकी तशरीह याद की थी एक ज़माने में, वो सब कुछ तो वो मैंने खोली और वो वाले अशार दोबारा याद कर लिए। मैंने कहा ये एक ज़माने में याद थे तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। और मैंने एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर वही वर्सेस यूज़ किए थे ताकि मुझे नई चीज़ों की तरफ ना जाना पड़े, वही चीज़ें जो ऑलरेडी मुझे आती हैं मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ। तो उर्दू ने इतना कोई चैलेंज मुझे नहीं दिया कि वो जितनी एफएससी लेवल तक थी चीज़ें, उन्हें बस थोड़ा बहुत पॉलिश किया और मैं एग्ज़ाम में चला गया। हाँ, जीके एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये मेक और ब्रेक गेम होती है। तो उसके अंदर भी मेरी प्रैक्टिस जो थी वो सबसे ज़्यादा की पॉइंट था। कैसे कि मैं पास्ट पेपर्स, वो पीपीएससी का एक इतनी बड़ी बुक मिलती है, उसके अंदर सारे पिछले साल के पास्ट पेपर्स होते हैं। तो मैं रोज़ सुबह मेरा फर्स्ट जो टारगेट होता था वो ये होता था कि मैं एक दिन में 2 से 3 पेपर्स करूँगा, उसके ऊपर चीज़ें हाईलाइट करता जाऊँगा। और हर दिन की ये प्रैक्टिस, और सबसे मेन चीज़ है जीके के अंदर डिसिप्लिन। अगर आप जीके 2 दिन कर रहे हो और फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन खोल लिया, फिर इस तरह, मेरे ख्याल से जीके फॉर माई केस इट वॉज नॉट गोइंग टू बी द केस। तो आप डिसिप्लिन्ड रहें। आप हर दिन में 2 से 3 पेपर सुबह उठते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो आप इसे इस तरह सिस्टमैटिक वे में करें। और पूरा दिन आप जीके पढ़ भी नहीं सकते, इट इज़ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। तो आप इसे फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत इसे टाइम दें और बाद में अपने सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करें। तो वैसे इन ओवरऑल द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चन की नेचर को समझ के उसके मुताबिक आंसर लिखने के लायक हो जाए। वेरी वेल सेड। दैट कम्स विद गाइडेंस। इन माई ओपिनियन, मैं चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का। तो आप अटेम्प्ट करें कोई चीज़ और फिर वो किसी को दिखाएं कि ये मैंने अटेम्प्ट किया है। जैसे कि मैं आपके पास भी आया करता था इकोनॉमी के रिलेटेड। थैंक यू मेहरोज़। लेकिन ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, रेलेवेंस और इंटरप्रिटेशन। राशिद,
आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ऑप्शनल्स का, इसी चीज़ पे मैंने, क्योंकि आप लोगों की बैकग्राउंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वंस अगेन, तो उसके बाद ऑप्शंस कौन से थे ब्रीफली एंड उनको कैसे प्रिपेयर किया आपने, कोई यानी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द स्टूडेंट्स? जी, मेरे 3 जो ऑप्शनल्स थे इनमें पॉलिटिकल साइंस था, एक ज़ूलॉजी था जो कि मेरा बैकग्राउंड भी है, और तीसरा पंजाबी था। जहाँ तक ज़ूलॉजी की बात है, लोग जो हैं वो सीएसएस में और पीएमएस में जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो रखने से ज़रा हिचकिचाते हैं। हालांकि मैंने ये नोटिस किया है कि जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा रिवार्डिंग होते हैं। जब मैंने पीएमएस 2020 दिया था, उसमें भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 749 नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर होने की वजह से एलोकेशन ना हो सकी। तो उसमें भी मेरे राउंड अबाउट 150 के इर्द गिर्द नंबर थे ज़ूलॉजी के अंदर। और इस बार भी मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट ने मुझे नंबरों में, अगर रिटर्न में अगर नंबर ज़्यादा हुए तो वो ज़ूलॉजी की वजह से होंगे। तो साइंस के सब्जेक्ट जो हैं वो एक नंबर देते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स और कोटेशंस, वो क्या कहते हैं, वो साइंस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर वो डायग्राम्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होती हैं, तो उनमें नंबर्स आ जाते हैं। जहाँ तक वो फ़िलोसफी और साइकोलॉजी वगैरह का ताल्लुक है, उसके लिए फिर आपको डीप थॉट की ज़रूरत होती है, कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों का जो बैकग्राउंड है मेरे जैसा हो साइंस में, तो उनको थोड़ा सा इशू आता है। तो उनके लिए साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने अडोप्ट करें, नए तजुर्बात करें, तो बिल्कुल बेहतर होगा। राइट। जब जहाँ तक पंजाबी की बात है, पंजाबी में सर आपको जो मेन चीज़ है ना, वो आपको अशार याद होने चाहिए। हर एक पॉइंट का आपने 10 से 12 पॉइंट्स जो हैं याद करने हैं, और हर एक पॉइंट के लिए एक एक या दो दो अशार याद करने हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर एक 15-16 नंबर के सवाल में 8 से 10 अशार, 7 से 8, 9, 10 यानी कि इतनी रेंज में अगर अशार लिखते, तो आपके जो हैं बेहतरीन नंबर आ जाते हैं पंजाबी के अंदर। ठीक है। और जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस की बात है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पीएमएस की पॉलिटिकल साइंस है, इसका सिलेबस तो काफ़ी कम है सीएसएस के मुकाबले में। जो इनके फ़िलोसफर्स हैं वो काफ़ी कम है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो मेन पहले 3 फ़िलोसफर्स हैं, पहले 2 फ़िलोसफर्स प्लेटो, अरिस्टोटल, इन दोनों का कंपैरिजन एक किया था बड़ा बेहतरीन करके। और दूसरा जो सोशलिस्ट जो हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, उनको, तो आप जो फ़िलोसफर्स हैं जब उनको तैयार करें, इनका कंपैरिजन ज़रूर तैयार करें। जब आप कंपैरिजन तैयार करते हैं तो आपको हर एक का पॉइंट जो है पॉइंट्स याद रह जाते हैं, और उन पॉइंट्स को जो एक्सप्लेन करते हैं तो आप दूसरे जो फ़िलोसफर का भी जो रेफरेंस है देते हैं। तो इस लिहाज से फिर आपका जो सवाल है उसमें आप जो रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक ठीक। जिशान, आपके पास तो कितनी चॉइस थी मेडिसिन के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करने की, तो आपने स्ट्रेटजाइज क्या किया कि मैं कौन कौन से रखूं, और होलिस्टिकली वैसे क्या अप्रोच थी ऑप्शंस के लिए प्रिपरेशन की? अच्छा समा, जैसे मैंने पहले बात की कि इसमें हम एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होते हैं। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट इन द लिस्ट ऑफ द होल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि हमारे बैकग्राउंड से मैच करता है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जूलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, बट मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो उससे थोड़ा एक मसला आया था। एज़ फार एज ऑप्शनल्स आर कंसर्न्ड, तो मैं उसके बारे में प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को ये ज़रूर गाइड करूँगा, प्लीज़ डू कंसल्ट स्टैंडर्ड रेफरेंसेज, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ शॉर्ट सॉल्यूशंस। क्विक फिक्सेस जो है ना, वो कहीं पे भी काम नहीं आते। आपका ओवरऑल सोचने का होराइजन ब्रॉड हो जाता है जब आप स्टैंडर्ड रेफरेंसेस कंसल्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग कंसल्ट कर रहे थे। मजरुल हकी एक किताब है, उसमें मैंने डॉक्टर AC कपूर, ही इज़ एन इंडियन ऑथर, तो वो उनको कंसल्ट किया था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आप उसकी तरफ जाएं। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं उसमें जुड हार्मन इज़ अ वेरी ग्रेट बुक। लोगों को मुश्किल लगती है, अच्छा अगर आपको चीज़ थोड़ी मुश्किल लग रही है ना, तो आप सबसे पहले उस पर जंप ना करें, ईजी से स्टार्ट लें। विकीपीडिया सर्च करें, दो इट इज़ डिस्करेज्ड इन एकेडमिक सर्कल्स, बट समझने के लिए देखें, जो चीज़ आपके लिए वही काम आएगी या फ़ायदा देगी जो आपको समझ आ जाएगी। जहाँ से भी आपको समझ आती है ना, वहाँ से आप चेरी पिक करें चीज़ों को, ठीक है। और तीसरी ये चीज़ है कि लिखते हुए इंट्रोडक्शन में हिट द बुल्सआई। हम इंट्रोडक्शन को इतना ड्रैग कर जाते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने क्लियर कट एक अपनी थीसिस स्टेटमेंट, आपने अपना स्टांस दे देना होता है कि मेरा इसके ऊपर ये स्टांस है, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जो अगर कैंडिडेट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने उसमें, तो उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एक आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जब भी आप आंसर लिखते हैं, टॉक अबाउट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस। आपकी ओपिनियन एक लर्नड जजमेंट होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी सम ड्राइंग रूम डिस्कशन।
एजुकेशन का क्राइसिस है पाकिस्तान में, हेल्थ का क्राइसिस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट्स लिख रहे होते हैं कि जी बजट बढ़ा दें तो चीज़ें मसले हो जाएंगी। हम बजट बढ़ा ही नहीं सकते। वी आर अ कैश स्ट्रैप्ड कंट्री। हम अभी डिफ़ॉल्ट होते होते बचे हैं इसमें। आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ आ जाएं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें। ओवर एम्बिशियस नहीं होना आपने, अंडर एम्बिशियस भी नहीं होना, लेकिन ओवर एम्बिशियस भी नहीं होना। तो ये है कि लर्न जजमेंट होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आएंगी आपको जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं पढ़ना, ठीक है, एक सर्टन बैलेंस आपने ज़रूर स्ट्राइक करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट ड्राइंग रूम डिस्कशन और इसका कैटेगोरिकल रहने का। अच्छा मैं रोज़, आपने ना सिर्फ खुद फिजिक्स रखा बल्कि मुझे आपने जिस तरह बताया आपने और लोगों को भी रखवाया, ऐसा क्यों किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो एक सब्जेक्ट पीएमएस में होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन ये ज़्यादा मिलता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और ये सीएसएस में नहीं होता। तो मैंने इस सोच के साथ कि मेरा चूँकि टेक्निकल बैकग्राउंड है, मुझे अपनी इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निकल चीज़ों के साथ डील करने की आदत हो गई थी, तो ऑल्दो द सिलेबस वाज नॉट द सेम लेकिन नेचर वाज सेम। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने, मेरे वो वाले जो दोस्त थे जो जिनका सेम बैकग्राउंड था या जिन्होंने इस तरह टेक्निकल स्टडीज़ की हुई थी, तो मैंने उन्हें भी इनकरेज किया एंड दे ऑप्टेड फॉर फिजिक्स एंड दे स्कोर्ड गुड मार्क्स। और लोग बहुत डरते हैं कि इसके अंदर अगर आपने गलत लिखा तो आपको 0 मिलेगा, ठीक लिखा तो उसके भी कोई चांसेस नहीं है कि कितने आपको मार्क्स मिले। ये आप जितना डरते रहेंगे यू कैन नॉट कम्पीट। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि अगर मेरे पास एक डिफाइंड सिलेबस है, मैं उसे प्रिपेयर करता हूँ और एग्ज़ाम में जाता हूँ, मेरे से उसमें से जो चीज़ पूछी जाएगी मैं अपना बेस्ट देता हूँ और इंशाल्लाह उसमें मार्क्स आएंगे। तो फिज़िक्स ने इस सेंस में मुझे हेल्प किया। और इन एग्ज़ाम आई थिंक कि काफ़ी वो चीज़ें जो कि मैंने हाथ से प्रैक्टिस की हुई थी वो एग्ज़ाम में थी, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। वेरी नाइस। बाकी कौन से थे आपके ऑप्शन? मेरा पॉलिटिकल साइंस था और पंजाबी थी। राइट। अब जब मैं दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इधर जो लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप जी गाइड बुक्स आपने नहीं पढ़नी, ये नहीं। मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट थी। चूँकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो आई स्टार्टेड विद द गाइड बुक्स, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, मुझे आसान अल्फाज में जो बात बताई जा रही है और स्ट्रक्चर किया जा रहा है किसी भी टॉपिक को, मैं उसे पहले अंडरस्टैंड किया कि वो आसान अल्फाज में, और फिर मैंने उसके रूडिमेंट्री नोट्स बना लिए। फिर मैंने उसके ऊपर रेफरेंसेस, अच्छी जो बुक्स हैं एफपीएससी पीपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं, फिर मैंने उन्हें कंसल्ट करना शुरू किया और उनमें से जो चीज़ें बड़ी अच्छी मुझे लगी वो मैंने उन नोट्स में इनकॉर्पोरेट की। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप बिल्कुल अचानक से जुड़ा हारमोन को पकड़ लेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो आप घूम जाएंगे, अगर आपका बैकग्राउंड मेरे जैसा है। आप आसान चीज़ से स्टार्ट करें, गाइड बुक्स ले लें, वो अगर आपको हेल्प आउट करती हैं, आपको स्ट्रक्चर करने में हेल्प करती हैं, तो आप पहले उनसे स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएं। और पंजाबी का भी ऐसे ही कि मैंने उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ी। मेरे पास 2 गाइड बुक्स थी पंजाबी की, सिर्फ उन्हें कंसल्ट किया और अशार कुछ याद किए, कुछ कोटेशंस याद की और उनके अपने नोट्स बनाए कि मैंने क्वेश्चन जब आएगा तो उन्हें उसे किस तरह से लेके चलना है। तो मेरे ख्याल से आप यही ऑप्शनल में स्ट्रेटजी रख सकते हैं कि आप आसान चीज़ से स्टार्ट करें और फिर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ के उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएं, तो दैट वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, अच्छा चलें, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं इंटरव्यू के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिजल्ट अभी डीएमसी नहीं आई, बट स्टिल आपका जो एक्सपीरियंस था, आप ही से शुरू करते हैं मैं रोज़, कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? और थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रेस बड़ा होता है, नॉर्मली देखा गया नॉलेज बेस तो ठीक है, हम प्रिपेयर कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो इंटरव्यू था दैट स्टार्टेड ऑन अ वेरी हाई नोट और इट स्टार्टेड वेरी वेल। फर्स्ट पैनलिस्ट वाज बाय द लुक्स ऑफ इट ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। अच्छा। हाउएवर व्हेन इट केम टू द सेकंड पैनलिस्ट, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि इसे पकड़ना है। उन्होंने मेरे से काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चंस किए, ठीक। तो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सका और जो आंसर्स दिए ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देम। तो आई वाज ऑब्जर्विंग, आप ये ना एक बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि जैसे रिटन एग्जाम है, आपके सामने आपका एग्जामिनर बैठा है, आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, आपको पता चल रहा होता है कि वेयर यू आर गोइंग। तो सेकंड पैनलिस्ट पे जब मैं थोड़ा सा डाउन हुआ तो माई कॉन्फिडेंस अ लिटिल बिट इट वेंट डाउन। लेकिन जब वो सेकंड पैनलिस्ट ओवर हुआ और थर्ड पैनलिस्ट पे बात गई तो मैंने कहा कि इट्स नॉट ओवर येट, अभी 2 पैनलिस्ट बाकी हैं, स्टिल आई कैन डू वेल।
तो थर्ड पैनलिस्ट के ऊपर मैंने अपने आप को गैदर किया, अपने आप को पिकअप किया, और आई केम बैक एज स्ट्रॉन्ग एज आई वॉज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पैनलिस्ट। तो फिर वो थर्ड पैनलिस्ट जो था वो बड़े इंटरेस्टिंग, उनके साथ मेरी डिस्कशन ऐसे शुरू हो गई कि लोगों से ओवरऑल 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मेरे से सिर्फ थर्ड पैनलिस्ट ने 14 क्वेश्चन पूछे थे। तो वो जब मैंने अपने आप को पिकअप किया तो वो सब ने ऑब्जर्व किया कि ये ही हैज़ द एबिलिटी टू कम बैक। तो फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते गए एंड सरप्राइजिंगली आई वाज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द थर्ड पैनलिस्ट। तो देन इट केम टू द चेयरमैन, और वो भी यही सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, और चेयरमैन साहब जो थे वो भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे से उन्होंने 7-8 क्वेश्चन पूछे। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी एक जगह पे डाउन हो भी जाते हैं तो यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ फॉर द पॉइंट कि इट इज़ नॉट ओवर येट, यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू स्ट्रगल फॉर टिल द लास्ट सेकेंड। तो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस एंड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू फाइट एंड टू स्ट्रगल फॉर योर सेल्फ एंड अचीव गुड। बहुत अच्छा पॉइंट है कि कुछ ड्रॉप भी हो जाए तो अपना कॉन्फिडेंस, अपना एप्लॉम्ब, अपना पोस्चर, अपनी हर चीज़ को मेंटेन रखें। दिशान, आपका कैसा रहा इंटरव्यू? Interview is a very crucial phase and its dynamics are entirely different from the written part. और मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था। इंटरव्यू के बारे में मैं एक चीज़ जो कैंडिडेट्स को ज़रूर कहना चाहूँगा, एंड दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन इन दिस फील्ड, इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, प्लीज़ मार्क दैट। इंटरव्यू में वो आपको देख रहे होते हैं कि हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ एज अ पर्सन। कहीं पे भी आपका नॉलेज टेस्ट क्वेश्चंस वो डेफिनेटली आपसे एकेडमिक बैकग्राउंड से ही करेंगे, आपसे कश्मीर इशू ही पूछ रहे होंगे। एंड बाय द वे चेयरमैन साहब ने मुझसे यही पूछा था, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। ही कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड, वो ही इज़ अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, और उनके बारे में बहुत सी चीज़ें सुन रखी थी, और एक ऑब्वियसली पहले से खौफ भी महसूस हो रहा था उनसे। बट द थिंग इज़ कि कंपोज्ड रहें, अपना मैक्सिमम दें, हैव फेथ इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखें। जैसे कुलीग ने बात भी की, एट नो पॉइंट यू शुड शैटर योर कॉन्फिडेंस। क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, मेरे भी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे, बट एट नो पॉइंट आई लूज द कॉन्फिडेंस। और दूसरा ये है कि आपने इसमें मेनली वो आपकी प्रेशर हैंडलिंग चेक कर रहे होते हैं कि आप स्ट्रेस को कितना ज़्यादा हैंडल करते हैं। आपको वो चेक कर रहे हैं कि आपने कल फील्ड में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर काम करना है, आप वहाँ पे कैसे काम करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कल आपने मोब को अगर करना है, डिस्पर्स करना है, तो देखें कल फील्ड में आपसे कोई भी प्लेटो और एरिस्टोटल नहीं पूछ रहा होगा, वो ये कि आप कैसे कंडक्ट करते हैं और आप मेंटेन कैसे करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। बिल्कुल। एज फार एज चेयरमैन साहब इज कंसर्न्ड, वो उनका बड़ा एक स्पार्ट सा चेहरा था, एक्सप्रेशनलेस फेस, बहुत ग्रिल किया उन्होंने मुझे भी। ऑन अ कैंडिड नोट ही सेड के डॉक्टर साहब और भी दुख हैं ज़माने में सिविल सर्विसेज के सिवा। तो खैर एनी हाउ हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन चली। कश्मीर इशू पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रिल किया, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। उन्होंने कहा कि अब बताएं, मतलब पर्टिकुलरली आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, अब बताएं कि अब हमने क्या करना है। खैर एनी हाउ ही वॉज कन्विंस्ड, और बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू देयर वाज अ जेंटल स्माइल ऑन हिज फेस, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ क्लू के आई हैव कन्विंस्ड हिम। सो मेंटेन योर कॉन्फिडेंस, एट नो पॉइंट यू शुड थिंक इवन फॉर अ सेकेंड it is not a test of your knowledge at all. ठीक, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले स्ट्रेटजी बता दूं कि जो रिटन क्वालिफायर्स होते हैं वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि वाईवे में जब अपीयर होंगे तो वो ड्रीम करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि मैं इस तरह जवाब दूंगा, ये सवाल होंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप कमरे में बैठते हैं, जाके उस रूम में बैठते हैं, तो वो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो उसके लिए आपको रिगोरियस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या किया था, जब उसकी तैयारी के लिए जो मैंने पहले से नोट्स बनाए हुए थे उनको रिवाइज़ किया, और चूँकि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को फ्रीक्वेंसी में बोलने में थोड़ा सा इशू था, तो मैंने क्या किया, मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने सामने रखता था, और फिर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता था, और जो चीज़ें मैंने तैयार की होती थी उनको स्ट्रक्चर करके ऊँची आवाज़ में अपना रूम लॉक करके ऊँची आवाज़ में बोला करता था। तो ऐसे ही बोला करता था जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो बार बार अपनी वीडियोस को देखता था और अपनी गलतियाँ निकालता था, और ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ तो मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा मॉक जो है वो दिए जाएं। तो इससे आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता है, और आपके जहन में जो खौफ होता है ना इंटरव्यू का, वो भी कदरे कम हो जाता है। और जहाँ तक इंटरव्यू रूम का ताल्लुक़ है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है। मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका था, PMS 2020 का भी, CSS 2021 का भी, 21 का भी, तो मैंने क्वालिफाई भी किया था।
तो मुझे वो खौफ नहीं था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जो प्रेशर हैंडलिंग का मुझे पता था कि आपने जो मेन काम करना वो प्रेशर हैंडलिंग है, और जो नॉलेज है उसका टेस्ट नहीं है आपका, आपने जो प्रेशर हैंडलिंग करनी है इसीलिए डिसाइड करना है। और मैंने थ्रू आउट द मेरा 30 मिनट का तकरीबन गया था इंटरव्यू, और थ्रू आउट द इंटरव्यू मैंने अपना पोस्चर अपना काम मेंटेन रखा, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ठीक है काम। राइट। अच्छा जी, फाइनल एक 1-2 लाइनर्स अगर आप लोग देना चाहें, एक तो उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रिपेयर अभी आगे अटैम्प्ट देनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में बता दिया सब कुछ, वैसे कोई वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल्सो फॉर दोज हु कुड नॉट मेक इट, आपसे बल्कि मैं राशिद कहूँगा, आपने तो पहले भी अपना बताया कि यू अटेम्प्टेड, आपने पहले भी दी है, फिर प्रॉब्ली आपने रिज़ाइन भी किया, वो भी थोड़ा सा स्टोरी अपनी, तो और फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों के लिए? जी, जो CSS की जर्नी होती है ना, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी आप बड़े ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए होते हैं। मैंने जब CSS 21 का जो इम्तहान पास किया तो बड़ा मोटिवेटेड था, लेकिन बाद में किसी वजह से मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, और दरमियान में जो 1 साल का अरसा गुजरा, अभी मैंने नवंबर 2022 में रिज़ाइन किया था, तो वो बड़ा एक डाउन लम्हा था मेरी ज़िंदगी में, तो मैं बड़ा परेशान था। लेकिन आप चाहे परेशान हो चाहे डाउन हो, जो भी हो, अपनी स्ट्रगल को ज़रूर जारी रखें। जो भी सिचुएशन हो आपकी माइंड की, वो उसको साइड पे करके कभी भी रुके मत, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप टॉप पे नहीं पहुंचेंगे, टॉप के बाद दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है आपने कभी ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर ये अटैम्प्ट भी ना होती, अगली ना होती, तो किसी और फील्ड में ट्राई करता और वहाँ पर कोशिश करता कि मैं वहाँ पे किसी अरूज पे पहुँचूँ। तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रगल करना छोड़े ना, कभी भी। बिल्कुल ठीक, वेरी वेल सेड। महरोज़? अच्छा, मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपीयर होना चाहते हैं, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, एंड दैट एडवाइस वुड बी, आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, ये किताबें पढ़ने से और नॉलेज गेन करने से, इस तरह से करने से नो डाउट बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन मेरे ख्याल के मुताबिक इज़ द की। आपके डिसिप्लिन चीज़ें होनी चाहिए कि आपने कितना पढ़ना है, आपने कितना लिखना है, कितनी रिटन प्रैक्टिस करनी है, कितनी इवैल्यूएशंस करवानी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, और रोज़ वही काम करना है। तो यू शुड हैव योर लाइफ इन डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वो लोग जो क्वालिफाई अभी जिन्होंने अटैम्प्ट दी है और क्वालिफाई नहीं कर सके, या क्वालिफाई किया और एलोकेट नहीं हो सके, तो उनके लिए मेरा वर्ड ऑफ एडवाइस वुड बी कि इट्स नॉट ओवर अंटिल यू सक्सीड। आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं, एंड यू आर द luckiest ones and you are the bravest ones to attempt. तो आप कम बैक स्ट्रोंगर, आप दोबारा से अपने आप को मोटिवेट रखें और कम बैक स्ट्रोंगर, आप इससे सीखें और अपने आप को बी लाइक अ फाइटर। इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम, बी लाइक अ फाइटर। आप उठे और गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो आप उठे एंड पिक योर सेल्फ अप, गैदर योर सेल्फ और कम बैक स्ट्रोंगर। तो इंशाल्लाह व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड, you will achieve success. वेरी वेल सेड। फाइनल वर्ड टू डॉक्टर ज़िशान, बताइए। अच्छा उसामा, मैं 2 मैसेजेस देना चाहूँगा इसमें। एक तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में 3D अप्रोच अपनाएं। बाय 3D अप्रोच आई मीन डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड दुआ। सबसे पहले अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें यह है कि आपकी एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, हार्ड वर्क करना है आपने, और इस डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि इसमें कोई स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क इज़ द ओनली स्मार्ट वर्क। आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, अपने लिए टाइमलाइन सेट करनी है और चीज़ें करनी है। डेडिकेशन में ये है कि आपने परसेवरेंस अपनानी है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आई वुड नॉट शुगर कोट इट कि ये 3 माह में हो जाता है, 4 माह में हो जाता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। देयर वुड बी स्लीपलेस नाइट्स और स्ट्रेसफुल डेज और थंडरिंग पाल्पिटेशंस। ब्रेव फॉर इट। और साथ में आपने अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डू नॉट प्रिपेयर इट इन आइसोलेशन। सोशलाइज करें, जब आपका नहीं दिल करता पढ़ने को, प्लीज़ डू नॉट रीड। ब्रेक लें, फ्रेश स्टार्ट लें। और थर्ड डी है इसमें दुआ। दुआ ये चीज़ अल्लाह के इज़न से होती है। जब तक अल्लाह ताला का कुन इसमें शामिल नहीं होता, आप मेहनत सभी करते हैं, लेकिन किसकी मेहनत को रंग लगाना है ये अल्लाह ताला के इज़न से है। सेकेंडली और आखिरी बात, अगर इफ़ यू प्लीज़ अलाउ मी, तो मैं फैज़ साहब की ज़ुबान में ये कहना चाहूँगा, जो लोग नहीं ये कर सके, ऑब्वियसली दे वुड बी वेरी स्ट्रेस्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, लेकिन डू नॉट लूज़ होप। मैं फैज़ साहब के ज़ुबान में एक थोड़ी सी गज़ल आपको सुनाऊंगा, इफ़ यू प्लीज़ अलाउ मी। वो कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है,
इस राह में रहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। और पंजाबी में वो कहता है कि माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव टू फेथ्स, हैव फेथ इन ऑलमाइटी, ही वुड डेफिनेटली रिवार्ड यू। मेहनत का सिला लाजमी मिलता है, अल्लाह ताला मेहनत नहीं ज़ाया करता। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हैव फेथ इन योर सेल्फ। यू आर कैपेबल, फुल ऑफ एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियलिटीज़। अंडर एस्टिमेट ना करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल एस इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी सर्टन कि सब लोग जो भी देखेंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। थैंक यू।